नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सबको आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को मैं आज आगे इस वीडियो में बढ़ाऊंगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो प्रमुख जानकारी थी उसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ ये यूनानी रोम लेखक टेसियस, हेरोडोटस और उसके बाद ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस और एरिस्टोबुलस के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए थे, चीनी लेखकों के बारे में भी हमने जाना था। ठीक है, उसके बाद जो हम आ गए थे ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम देखते हैं उससे आगे का भाग। ठीक है, तो जो लोग बिगनर्स हैं वो लोग यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं यूकेएसएससी, यूकेपीएससी की। ठीक है, व्यू कुछ कम आ रहे हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़रूरतमंद लोग इसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इत्सिंग। ठीक है, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, तो इत्सिंग है, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे चलते हैं। अब मैं अरबी लेखकों पर आ रहा हूँ। अरबी लेखक, ये विदेशी यात्रियों का जो भारत के विषय में विवरण है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ अरबी लेखक देखेंगे तो अरबी लेखकों में सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण अल-बरूनी है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रश्न आता है कि अरबी लेखक अल-बरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अरबी में उसके द्वारा जो लिखी गई कृति है उसका नाम है किताबुल हिंद या इसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? यहाँ पर महत्वपूर्ण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो है रेहला। और 14वीं शताब्दी में इस रेहला से क्या जानकारी मिलती है? 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, और कब पहुंचा था? 1333 में ये दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखते हैं।
अब यहाँ देखिए कुछ अन्य लेखक हैं जो भी जिनके विवरणों से भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लामा तारानाथ इसको कहते हैं। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला है मार्क पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम आते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, इस पर आते हैं हम। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह या फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला पॉइंट, 1400 ईस्वा पूर्व के अभिलेख बोगजकोई एशिया माइनर में जो है से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्वनी कुमार जिसे कहते हैं, के नाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट दोहरा रहा हूँ। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। अगला बिंदु, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है वह यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। हाँ, अगला बिंदु, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, दुर्भिक्ष यानी दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। अगला बिंदु, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला बिंदु, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य है वह एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला बिंदु आते हैं। अगला बिंदु है, अगला बिंदु देखते हैं, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। ठीक है, तो सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। आगे चलते हैं। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला बिंदु, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तवास यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अगला बिंदु, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बिंदु, सर्वप्रथम सिक्कों
पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अगला बिंदु, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला बिंदु, अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है उनको देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक जिससे संबंधित है। पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित है अभिलेख ये, तो ये कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। अगला है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। अगला है नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। आगे चलते हैं। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वह एपिग्राफी कहलाता है। आगे चलते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली व दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। ठीक है। तो उत्तर भारत के जो मंदिर है वो नागर शैली में है, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में है। जो दक्षिणापथ के मंदिर हैं उनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव दिखता है, अतः जो दोनों का जो संयोजित रूप है उसको बोलते हैं क्या, बेसर शैली। आगे चलते हैं। अगला बिंदु है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल पर आते हैं। अभी तक हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा की थी, अब हम प्रागैतिहासिक काल पर आते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, मतलब कि घटनाओं को लिखा नहीं, उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब जिस काल की कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है। तो जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उसे इतिहास कहा जाता है, और जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। अब एक शब्द आता है यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल, इसको देखते हैं। उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख
पढ़े नहीं जा सकते हैं। अब देखो, लेखन कला तो प्रचलित हो चुकी थी, लेकिन उस समय के लेख अभी तक पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे चलते हैं। ज्ञानी मानव, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, का जो प्रदेश जो का होमोसेपियंस का जो प्रवेश है इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। तो उस जो सबसे आधुनिकतम मानव है होमोसेपियंस, उसका धरती पर जो प्रवेश है या उद्गम है वो आज से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। आगे चलते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था उसका जो आजीविका का और मनोरंजन दोनों का आधार शिकार करना था। आगे चलते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। महत्वपूर्ण पॉइंट, ये कभी प्रश्न आता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। अगला बिंदु, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। महत्वपूर्ण पॉइंट, जो मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई और सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, क्योंकि इससे पहले मनुष्य खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, एक स्थान पर नहीं रहता था। अगला बिंदु, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतीरपक्कम था। ठीक है, तो मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी और सबसे जो पहला हथियार बनाया या पहला औजार बनाया वह कुल्हाड़ी थी, इससे जो अतीरपक्कम से प्राप्त हुआ है। अगला है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। ठीक है, तो कृषि के आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली प्राचीन फसल गेहूं थी एवं गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज वो चावल था। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला बिंदु, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। महत्वपूर्ण पॉइंट, कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगला बिंदु, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, तो पल्लावरम नामक स्थान है, वहाँ प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। आगे चलते हैं। अगला बिंदु, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। अगला बिंदु, रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। महत्वपूर्ण पॉइंट, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। अगला बिंदु, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला बिंदु, असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। ठीक है, कपि मानव से मिलता जुलता प्राणी था, तो असम का जो श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है, मानव जैसा दिखने वाला कपि है। अगला बिंदु, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जौमे संस्कृति से है। अगला बिंदु, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है।
अगला बिंदु, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका थी वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला बिंदु, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में मनुष्य संबंधी जो पहला प्रमाण है वो नर्मदा घाटी से मिला है। अगला बिंदु, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसका केवल एक बिंदु हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी बिंदु इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत मैं कर दे रहा हूँ। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान स्थिति 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे बिंदुवार बार बार देखेंगे तो ये हर बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, जो लोग बिगिनर्स हैं, शुरुआत करना चाहते हैं और जिनको गाइडेंस की कमी हो रही है, तो वो लोग इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ये चीज़ें दी गई हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृति और उससे जुड़े जो बर्तन हैं, ठीक है, जो मालवा संस्कृति है उससे काला व लाल बर्तन प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से धूसर बर्तन प्राप्त हुए हैं। जोरवे से लाल बर्तन हैं। दक्षिण नवपाषाण से चमकीले धूसर बर्तन प्राप्त हुए हैं और पूर्वी नवपाषाण से भूरे लाल पत्थर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बाकी की जानकारी अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनकी शुरुआत इससे अच्छी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।